अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। यह शायद डेंजो का सबसे दुखद पल था। इस समय सस्के लीफ पर हमला कर रहा था। जैसे ही लीफ संकट में डूबा, नारुतो आखिरकार सामने आया। जैसे ही सास्के ने नारुतो को देखा, उसने गुस्से में कहा कि वह उसके बदले में दखल न दे। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि सस्के का मुख्य लक्ष्य डेंजो है और डेंजो भी उन लोगों में से था जिन्हें वह गिराना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर सस्के को अपने पीछे लगाने की कोशिश की। इस समय लीफ गांव युद्ध की आग में घिरा हुआ था, लेकिन जब नारुतो पेन साथ ही किलर बी और कसामे को मदद के लिए लाया तो ओबिटो की व्हाइट जेत्सु सेना जल्दी ही ढह गई। जिराया और त्सुनाडे ऊंचाई पर खड़े होकर लड़ाई को बारीकी से देख रहे थे। नारुतो के सहयोग से अब लीफ में कोई हताहत नहीं हुआ। त्सुनाडे ने अविश्वास से जिराया की ओर देखा। जिराया ने राहत भरी मुस्कान दी। पिछली बार जब से वह नारुतो से अलग हुआ था, वह लगातार नारुतो के लक्ष्य के बारे में सोच रहा था। ग्रेट टोड सेज ने भविष्यवाणी की थी कि उसके शिष्यों में से कोई एक इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति केवल नारुतो ही हो सकता है। इस समय ओबिटो भी ऊंचाई पर खड़ा होकर कसामे को देख रहा था और सोच में डूबा था, जिसके उसके साथ विश्वासघात करने की सबसे कम संभावना थी। वही उस इंसान से जुड़ गया जिसकी भर्ती करने की सबसे कम संभावना थी। केवल कोटो अमात्सुकामी ही ऐसा कर सकता था। शुरसुए की आंख सचमुच नारुतो के हाथों में गिर गई थी। जैसे ही लड़ाई का पलड़ा एक तरफा हो गया, ओबिटो के पास खुद मैदान में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय नारुतो के नेतृत्व में सास्के ने आखिरकार डेंजो को ढूंढ लिया। जैसे ही उसने डेंजो को देखा, सास्के को नारुतो की परवाह भी नहीं रही। सुसानु की तलवार हवा में लहराई और डेंजो विशाल तलवार से छेद दिया गया, इससे पहले कि वह बच पाता। लेकिन जल्द ही उसकी आकृति अचानक सस्के के पीछे प्रकट हुई, हाथ में कनाए लिए हुए और सस्के के सुसानु को भेते हुए। नतीजा साफ था। हालांकि सस्के चौंका, उसने सुसानु को नियंत्रित करके फिर से डेंजो पर वार किया। किनारे से देख रहे नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। गांव छोड़ने से पहले उसने पहले ही डेंजो के सारे शेरिंगन ले लिए थे, तो फिर भी डेंजो उनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था? असल में नारुतो के घात के बाद डेंजो ने गुप्त रूप से कबूतो से संपर्क किया था ताकि शरीर में बदलाव करके अपनी खोई हुई ताकत पूरी कर सके। अब उसका पूरा शरीर शिन उचिहा जैसा दिख रहा था और उसने कुल 50 क्लोन शेरिंगन प्रत्यारोपित कर लिए थे। हालांकि ये शेरिंगन अब पहले की तरह पूरा 1 मिनट नहीं चल सकते थे, लेकिन हर एक डेंजो को एक बार मौत से बचाने के लिए काफी था। अपने शरीर की पट्टियां खोलते हुए डांजो ने भयानक मुस्कान के साथ घोषणा की कि आज वह सस्के का शेरिंगन और उस लोमड़ी लड़के के अंदर की 9 पूंछें छीन लेगा। डांजो को शेरिंगन से ढका देकर सस्के ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुसानु की विशाल तलवार जोर से गिरी। तलवार ने डांजो पर वार किया, लेकिन वह केवल एक भ्रम निकला। डांजो का सुरक्षित शरीर 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। उसने ताना मारा कि कोई भी हमला बेकार है। हालांकि डांजो पिछले जीवन से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन सस्के भी अब पहले जैसा नहीं था। अब उसका शाश्वत मंगेकियो जाग चुका था और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। लंबी थकाऊ लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों की लड़ाई अपने अंत पर पहुंची। डांजो ने कभी नहीं सोचा था कि सस्के इतना लंबा टिक पाएगा। अब तक उसके शेरिंगन लगभग खत्म हो चुके थे और डांजो को अपनी इनागी और भी बचाकर इस्तेमाल करनी पड़ी। फिर सस्के ने एक बार फिर सुसानु की तलवार से डांजो पर वार किया और कुछ गड़बड़ महसूस की। डांजो तुरंत पीछे कूदा, लेकिन हवा में वह सस्के के लिए एक जीवित निशाना बन गया। सस्के ने तुरंत एक कगेत्सुची तीर उस पर दाग दिया। डांजो ने ताना मारा क्योंकि वह कई सुसानु तीरों का अनुभव कर चुका था और पहले से ही सस्के के तीर की रफ्तार जानता था। इस दूरी पर उसे लगा कि उसे अपनी इनागी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए डांजो ने विंड रिलीज का इस्तेमाल करके अपनी गिरने की दिशा बदल दी। जैसे ही सस्के का काला अग्नि तीर चूकने वाला था, नारुतो ने गुप्त रूप से यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करके डांजो को उसकी असली दिशा में खींच लिया। डांजो पूरी तरह से हैरान रह गया। इस दूरी पर उसके पास इनागी की मुद्राएं बनाने का समय नहीं था। वह लोमड़ी लड़का सचमुच सम्मान का कोई मतलब नहीं समझता। सुसानु का विशाल तीर डांजो को भेद गया। डांजो ने तुरंत हिलने की सारी क्षमता खो दी और काली लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया। इनागी के बिना वह आखिरकार अमातेरासु से मारा गया पहला होकेगे बन गया। बदला आखिरकार पूरा हुआ। सस्के जोर जोर से हंस पड़ा। बदले के मूड ने उसके चक्र को और भी ठंडा बना दिया। वह पलटा लीफ का कत्लेआम शुरू करने ही वाला था, लेकिन नारुतो ने अचानक उसे रोक दिया। आखिरकार अगर सस्के डांजो के अलावा किसी और पर हमला करता तो नारुतो बस खड़ा नहीं रह सकता था। गुस्से में सस्के नारुतो पर हमला करने ही वाला था। उसी समय एक काला भंवर समय और अंतरिक्ष को मरोड़ने लगा। अचानक ओबिटो दोनों के बीच आ गया। उसने नारुतो से पूछा कि उसका असली मकसद क्या है। उसने लीफ से गद्दारी की थी, फिर अब उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? नारुतो मुस्कुराया और जवाब दिया कि उसका लक्ष्य शिनोबी वर्ल्ड को बचाना है, लेकिन सवाल उठाया कि क्या ओबिटो उस पर विश्वास करेगा। ओबिटो ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता है, इन्फिनिट त्सुकुयोमी। आज वह ठान चुका था कि वह अपने रिनिगन को नारुतो से वापस लेगा, क्योंकि उसने पहले
ही नारुतो की कमजोरी ढूंढ ली थी। धमकी खत्म करते ही ओबिटो वहीं से गायब हो गया। नारुतो को अचानक अशुभ आभास हुआ। वह पीछा करने ही वाला था कि सस्के ने उसे रोक दिया। ओबिटो का अगला आगमन लीफ के कमांड हेडक्वार्टर्स में हुआ। उस समय वहाँ त्सुनाडे थी जो दूर बैठे गंभीर रूप से घायल लोगों को ठीक करने के लिए हैंड साइंस बना रही थी। ओबिटो को आता देख उसने होंठ काट लिए। जानती थी कि अगर वह अभी हीलिंग रोक दे तो वे घायल शिनोबी जरूर मर जाएंगे। ओबिटो ने हाथ बढ़ाया उसे कमुई डिमेंशन में खींचने के लिए, लेकिन उसी वक्त आसमान से अचानक जिराया उतरा, हाथ में रसेंगन लिए। ओबिटो को अब्सॉर्बिंग छोड़कर इंटेंजिबिलिटी पर जाना पड़ा। उसकी नजर ठंडी और गहरी थी। होकागे को चारे के रूप में इस्तेमाल कर फिर उस क्षण का इंतजार जब मैं टेंजिबल बनूं। जिराया हल्के से मुस्कुराया। 5 कागे समिट में ओबिटो से छोटी सी भिड़ंत के बाद से ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि कामुई एब्जॉर्प्शन के लिए ओबिटो को टेंजिबल होना पड़ता है। ओबिटो ने जिराया की तीक्ष्णता की तारीफ की, कहा वह सचमुच उन दोनों का शिक्षक था, लेकिन उसने जोड़ा तुम और तुम्हारे डिसाइपल्स दोनों की वही कमजोरी है। यह कहकर ओबिटो ने कमुई से कई फूमा शुरिकेन निकाले, सीधे इमोबिलाइज्ड त्सुनाडे की ओर फेंके। जिराया ने तुरंत वाइल्ड लायंस मेन टेक्निक का प्रयोग करके उसकी ढाल बनाई, लेकिन इसी क्षण का फायदा उठाते हुए ओबिटो उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे कमुई में अब्सॉर्ब कर लिया। बहुत परवाह करना, यही तुम्हारी और तुम्हारे डिसाइपल्स की कमजोरी है। इसी समय नारुतो आखिरकार सस्के की पकड़ से मुक्त हुआ और आ पहुंचा। अपने शिक्षक को कमुई में अब्सॉर्ब होते देख नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। ओबिटो जोर से हंसा और खुद को फेस करते हुए धमकी दी, अगर तुम अपना शिक्षक वापस चाहते हो तो रिनेगन और 9 टेल्स सौंप दो। लेकिन अचानक एक नारंगी रोशनी चमकी। नारुतो ने कुरामा चक्रा मोड एक्टिवेट किया और ओबिटो पर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि ओबिटो को अब्सॉर्ब होने का समय ही नहीं मिला। तुरंत ही नारुतो मुड़ा और एक उल्ट्रा बिग बॉल रसेंगन छोड़ दिया। ओबिटो फिर मुस्कुराया। सोचता था इंटेंजिबल रहते हुए उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन नारुतो ने आत्मविश्वास से कहा कि ओबिटो अभी भी उसके शिक्षक को कम आंक रहा है। कमुई डायमेंशन के भीतर जिराया पहले ही सेज मोड एक्टिवेट करके इंतजार कर रहा था। जैसे ही ओबिटो का असली शरीर दाखिल हुआ, उसका स्वागत एक और रसेंगन से हुआ। ओबिटो तुरंत समझ गया कि नारुतो की बातों का मतलब क्या। उसने उसकी सारी क्षमताओं को भांप लिया था। रसेंगन सीधा ओबिटो के मुखौटे पर जा लगा और बाहर की दुनिया में ओबिटो ने खून उगल दिया। दोनों ओर से हमले से बचने के लिए ओबिटो ने जिराया को कमुई डायमेंशन से बाहर छोड़ दिया। नारुतो और जिराया ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराया। अब असली चेहरा उजागर होने के बाद ओबिटो का चेहरा गंभीर था। तभी काकाशी वहाँ आया और ठिठक गया। कांपती आवाज में पूछा कि क्या ये सच में ओबिटो है। ओबिटो ने पीठ फेर ली और धीरे धीरे कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस झूठी दुनिया में, चाहे वो तुम हो जिसने ऋण की रक्षा नहीं की या वो शिक्षक जिसने समय पर पहुंचकर मदद नहीं की, अब मायने नहीं रखता। जब मैं इस निराशा की दुनिया में आशा का सपना लाऊंगा, हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर ओबिटो ने अचानक वायलेंट फ्लेम डांस छोड़ा। घूमता हुआ तूफान सीधे काकाशी की ओर। नारुतो तेजी से काकाशी के सामने आ गया और प्रेटा पाथ से हमला अब्सॉर्ब कर लिया। उसने काकाशी को दिलासा दिया कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। इस क्षण जिराया को याद आया कि ओबिटो कभी मिनाटो का छात्र था और साथ ही कुशिना का प्यारा बच्चा। जिराया बेहद गंभीर हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही इंसान जिसने 9 टेल्स घटना शुरू की, वो उनका सबसे प्रिय छात्र निकलेगा। अगर उन्हें पता चलता तो वे कितनी पीड़ा महसूस करते। ओबिटो ने ठंडी सांस ली, दोहराते हुए कि यह दुनिया सब झूठ है। काकाशी आगे बढ़ा, अपने शेरिंगन को छूते हुए कहा, ये आंख मुझे मेरे सबसे अहम साथी ने अपने आखिरी समय पर दी थी। मैंने वादा किया था कि मैं उसकी आंख से भविष्य देखूंगा और ऋण की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं दोनों में नाकाम रहा। अब जब उस आंख का असली मालिक जिंदा है तो मैं इसे वहीं लौटाऊंगा जहां ये असली है। ये कहकर काकाशी ने दृढ़ता से अपना शेरिंगन निकालकर वापस ओबिटो की ओर फेंक दिया। नारुतो और ओबिटो दोनों चकित रह गए। ओबिटो ने उस अब भी गर्म आंख को लंबे समय तक चुपचाप पकड़े रखा, फिर कमुई का इस्तेमाल करके खुद को सस्के के पास पहुंचा लिया। उसने घोषणा की कि योजना बदल गई है और वे अभी के लिए पीछे हटेंगे। दुश्मनों के लीफ से हटने के बाद काकाशी ने नारुतो से माफी मांगी, समझाते हुए कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह आंख मूल रूप से ओबिटो की थी। नारुतो ने कहा कि वह समझता है और काकाशी के फैसले का सम्मान करता है। हालांकि ओबिटो अब और भी मुसीबत बन गया था। नारुतो के दिल में ओबिटो अब भी भविष्य की अत्सुत्सुकी लड़ाई के लिए जरूरी साथी था। एक दूसरे के विरोधी बने रहना ही सबसे तेज तरीका था ताकतवर बनने का। इसी समय जिराया नारुतो के पास चला आया। नारुतो जानता था कि अगर उसने इस बार कुछ नहीं कहा तो वह इस स्थिति से निकल नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 14 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने आखिरकार सबको अपना पुनर्जन्म बता दिया। ठीक उसी समय जब अबिटो कोनोहा से सस्के के साथ चला गया, जिराया अचानक नारुतो के पास आया। उसने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो नारुतो कहना चाहता है? नारुतो लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसने जिराया और त्सुनाडे को अपना असली मकसद बताया, अत्सुत्सुकी क्लैन के लिए तैयारी करना। यह पहली बार था जब उन्होंने सुना कि इस दुनिया में एलियन भी हैं। इसीलिए त्सुनाडे और जिराया को इस पर विश्वास करना मुश्किल हुआ। कोई और विकल्प न होने पर नारुतो ने उन्हें फिस्ट बम्प करने को कहा और अपनी यादों के जरिए उन्हें शिपुडेन और बोरुटो दिखा दिया। नारुतो की यादें देखने के बाद दोनों बिल्कुल चुप हो गए। जिराया, जिसकी आवाज कांप रही थी, ने पूछा, क्या यह सब सच है? नारुतो ने भारी नजर से सिर हिलाया। हर बार जब वह अपनी यादें साझा करता तो ऐसा लगता जैसे वह उस दुखद भविष्य को फिर से जी रहा है। जिराया ने सोचा कि जब से नारुतो को रेन विलेज से बचाया गया था तब से उसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, मानना मुश्किल था। लेकिन यही वजह थी नारुतो के अचानक बदल जाने की। नारुतो के पुनर्जन्म की वजह से जिराया पहले की तरह ठंडे समुद्र की गहराई में नहीं सोया। दुखद भविष्य देखने के बाद जिराया की आंखों से आंसू बहने लगे। नारुतो की ओर पीठ मोड़कर उसने कहा, भले ही तुम इतने दुखद भविष्य से गुजरे हो, फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा लौट आए। अपने मास्टर की रोती हुई शक्ल देखकर नारुतो भावुक हो गया। उसने मन ही मन वचन लिया, इस बार मैं उस निंजा दुनिया की रक्षा करूंगा जहां मेरा मास्टर अब भी मौजूद है। उसी समय त्सुनाडे आगे बढ़ी और बोली कि डैंजो के मरने के बाद कोनोहा में अब संवाद की कोई रुकावट नहीं है। अब से कोनोहा पूरी तरह से नारुतो की कार्रवाइयों का समर्थन करेगा। यह सुनकर नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ और बस दिल से धन्यवाद कह सका। अभी सबसे जरूरी था आने वाले चौथे महान निंजा युद्ध से कैसे निपटना। दोनों आंखें हासिल करने के बाद अबिटो शायद जल्द ही पूरा युद्ध छेड़ देगा। नारुतो ने त्सुनाडे से 5 होकागे के साथ बातचीत तेज करने को कहा ताकि एलाइड शिनोबी फोर्स बनाई जा सके। साथ ही वह खुद एक काल्पनिक बाहरी दुश्मन की तरह काम करेगा ताकि पांचों महान राष्ट्र और भी मजबूती से जुड़े। सब कुछ तय हो जाने के बाद नारुतो किलर बी और दूसरों को लेकर रेन विलेज लौट गया। इस बीच अकत्सुकी बेस पर अबिटो और टीम ताका आखिरकार लौट आए। सस्के गुस्से से भरा हुआ पूछने लगा कि अबिटो पीछे क्यों हट गया। उसके अंदर अब भी बहुत गुस्सा था। अचानक कबूतो युकुशी परछाइयों से बाहर आया। सस्के सोचते हुए कि यह ओरोचिमारू है, डर के मारे पीछे कूद गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह बस कबूतो है, वही बेकार आदमी जैसा ओरोचिमारू, तो उसने मजाक उड़ाया। कबूतो प्रभावित न होते हुए बोला, मैंने बहुत पहले ही ओरोचिमारू को पीछे छोड़ दिया है और एक ड्रैगन में विकसित हो गया हूँ। सस्के को महसूस हुआ कि कबूतो सचमुच पहले से बहुत अलग है, लेकिन वह ज्यादा उत्सुक था कि कबूतो यहाँ क्यों है। अबिटो ने बीच में टोका, बहुत हुआ पुरानी बातें, अब आगे की योजना पर चर्चा करें। बोलते हुए अबिटो ने अपनी दूसरी शेरिंगन खाली आंख में लगा ली। हशीरामा की सेल्स की वजह से वह तुरंत अपनी विजुअल नसों से जुड़ गया। फिर उसने गंभीरता से अपना परिचय दिया, मैं हूँ अचिहा अबिटो, दूसरा अचिहा मदारा और आई ऑफ द मून प्लान को पूरा करने वाला। यह सुनकर सस्के सोच में पड़ गया। एक अचिहा सर्वाइवर होने के नाते उसने पूछा कि उस रात तुम कहाँ थे जब क्लैन का कत्लेआम हुआ। अबिटो ने ठंडेपन से जवाब दिया, मेरे बेवकूफ कबीलाई लोगों, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाई अकेला पूरा कोनोहा पुलिस फोर्स और बाकी क्लैन को मार सकता था? पुलिस फोर्स और वह अकेला इंसान जिसे इटाची मार नहीं पाया, मेरे ही हाथों खत्म किए गए। यह सुनकर सस्के ने अपनी तलवार कुसानागी पकड़ ली। उसने सख्ती से पूछा कि अबिटो ने इटाची को रोकने या अचिहा क्लैन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सस्के की सक्रिय मंगेक्यो शरिंगन देखकर अबिटो का चेहरा ठंडा और बेरंग हो गया। वह सवाल और वजह कि तुम अब तक जिंदा हो, क्या तुम्हें उसका जवाब नहीं पता? सस्के चुप हो गया। सब कुछ वापस कोनोहा पर आ गया और उसका गांव के प्रति नफरत और गहरी हो गई। कबूतो दोनों आंखें वापस पाए अबिटो को देखते हुए बोला, क्या तुमने अभी अपनी दूसरी आंख वापस पाई? अबिटो ने कहा, मैंने इसे कई सालों तक किसी को उधार दिया था, शायद अपराध बोध के चलते। उस
उसने खुद ही मुझे लौटा दी। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सस्के बोला, वो इंसान शायद ककाशी रहा होगा, है ना? किसने सोचा था कि मशहूर निंजा ककाशी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अबीटो अतीत में नहीं जाना चाहता था, बस इतना कि एक दूसरे को समझना सहयोग में मदद करेगा। अब उनका लक्ष्य चौथा महान निंजा युद्ध शुरू करना था, ताकि 8 टेल्स और 9 टेल्स को पकड़ सकें। इस समय उनके पास 7 टेल्ड बीस्ट्स, व्हाइट जेत्सु आर्मी और कबूटो के कई पुनर्जीवित निंजा थे। इस ताकत से वे निंजा दुनिया पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन नारुतो के रिनेगन लेने से उनकी सबसे अहम योजना टूट गई। रिनेगन के बिना 7 टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। अब उनके पास 2 रास्ते थे, एक एडो टेंसी का इस्तेमाल करके असली मदारा को नारुतो से लड़ने के लिए जीवित करना, लेकिन एडो मदारा बहुत अनियंत्रित था, इसलिए वे इसे जरूरत पड़ने पर ही करेंगे। दूसरा रास्ता था अपनी खुद की रिनेगन जगाना, और अबीटो ने सस्के की ओर इशारा किया। सस्के चौंक गया और अबीटो ने आगे कहा, सालों की रिसर्च और मदारा से सच्चाई जानने के बाद यह साफ है कि तुम और नारुतो वही 2 नियत लोग हो। मदारा पिछला अवतार था, तो अगर मदारा रिनेगन जगा सकता है तो तुम भी कर सकते हो। कबूतो इस नए प्रयोग की संभावना से उत्साहित होकर जोर जोर से हंसने लगा। सस्के भले ही संदेह में था, लेकिन बदले के लिए उसने कोशिश करने पर सहमति जताई। वह कनोहा और वह सब कुछ जो नारुतो के लिए खड़ा है नष्ट करने के लिए दृढ़ था। इस बीच रेन विलेज के टॉवर में नारुतो बरसते पानी को देख रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। आने वाले अराजकता और अचीहा मदारा के पुनर्जन्म के लिए तैयारी कर रहा था। उसने तय किया कि वह एक बार फिर ट्रूथ वाटरफॉल जाएगा। नारुतो फिर से ट्रूथ वाटरफॉल के सामने पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पद्मासन में बैठा ध्यान कर रहा था। कुछ देर बाद इस युग का डार्क नारुतो झरने से बाहर निकला। उसने ठंडी नजरों से देखा और कहा, मेरे शरीर पर कब्जा करने वाले नकली, तुम आखिरकार फिर से आ ही गए। नारुतो ने सिर हिलाकर इनकार किया। चाहे उसका अतीत हो या भविष्य का रूप, दोनों ही उजुमाकी नारुतो थे, कोई नकली था ही नहीं। यह सुनकर डार्क नारुतो हंसा। उसे लगता था कि नारुतो के मौजूदा तरीके, जो उसके अपने निंजा वे से अलग थे, बिल्कुल गलत थे। भले ही उसने भी भविष्य में हुई सारी त्रासदियां देखी थीं, लेकिन उसका मानना था कि अगर सब एकजुट हों, तो वे उस क्लैन को जरूर हरा सकते हैं। यह सुनकर नारुतो ने कड़वी मुस्कान दी। यही तो मैंने भी किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सब एक एक कर मेरी आंखों के सामने गिरे और तुम सिर्फ बेबस गरज सकते थे। भूल गए? तुमने कभी पक्का विश्वास किया था कि एक दिन सब एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन होकागे बनने के बाद भी, परिवार छोड़कर पूरी ऊर्जा लगाने के बाद भी त्रासदियां निंजा वर्ल्ड में होती ही रहीं। तुमने वादा किया था कि कोनैन और हिडन रेन विलेज में शांति लाओगे, लेकिन अंत में रेन विलेज कारा का बेस बन गया और कभी सच्ची शांति नहीं देख पाया। बाद में कुरामा के चले जाने के बाद तुम्हारी ताकत के बिना तुम सिर्फ देख सकते थे कि कैसे वह क्लैन सबको चींटियों की तरह मार रहा है। क्या तुम अब भी मानते हो कि तुम्हारे पुराने भोले तरीके निंजा वर्ल्ड को बचा सकते हैं? दिल के भीतर तुमने भी तो चाहा होगा कि सबको, जिन्होंने तुम्हें सताया और भेदभाव किया, मिटा दो। नारुतो के शब्द सुनकर जो सीधे दिल को चीर गए, डार्क नारुतो एक पल के लिए चुप हो गया। उन शब्दों के बोझ से उसका कभी शुद्ध विश्वास डगमगाने लगा। वह गिर पड़ा, सिर पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। उसकी उथल पुथल भावनाओं ने दिल के अंधेरे को तुरंत शरीर पर हावी होने दिया। उसकी एक आंख काली हो गई, जो बुराई का प्रतीक थी, और वह गुस्से से चिल्लाया, ऐसे नकली को कभी खुद के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। डार्क नारुतो के गुस्से के साथ सुनहरी 9 टेल्स चक्रा बाहर फूटा और आखिरकार 9 टेल्स का रूप ले लिया। नारुतो की नजरें तेज हो गईं। आखिरकार यह लड़ाई तक आ पहुंचा। अपनी पिछली जिंदगी में चौथे महान निंजा युद्ध से पहले उसने यहाँ अपने डार्क साइड से भी लड़ाई की थी, और तब दोनों बराबरी पर थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। सामने का विरोधी खुद उसका 9 टेल्स मोड था। नारुतो ने अपना करामा चक्रा मोड जला दिया। अतीत और भविष्य, पिछली और मौजूदा जिंदगी, सबका हिसाब यहीं चुकता हो। डार्क नारुतो ने तुरंत एक टेल्ड बीस्ट बम बनाया और नारुतो पर चला दिया। नारुतो ने हथेली उठाकर प्रेटा पाथ सक्रिय किया। टेल्ड बीस्ट बम हवा में रुक गया और तेजी से सिकुड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि नारुतो उसे पूरी तरह सोख पाता, उसके विरोधी ने जानबूझकर उसे फोड़ दिया। नजदीकी धमाके से नारुतो बुरी तरह हिल गया। सौभाग्य से उसने पहले ही करामा चक्रा मोड सक्रिय कर लिया था, पर चोट फिर भी लगी। उसने आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी, खुद से जो पूरी तरह करामा के साथ तालमेल में है। नारुतो ने एक मुट्ठी फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई निकाली और चारों ओर बिखेर दी। फिर तेजी से 9 टेल्स के हमलों के बीच से निकलता गया। मौका पकड़कर वह पीछे घूमा और उसे कंधे के ऊपर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन डार्क नारुतो उसकी हर हरकत पर नजर रखे था और तुरंत उसकी मंशा भांप गया। 9 टेल्स की सुनहरी पूंछ पीछे की ओर घूमी। नारुतो चौंक गया। इतनी सतर्कता, जैसा कि उम्मीद थी खुद से। वह बच नहीं पाया और सीधे पूंछ से टकराकर जमीन पर बुरी तरह गिरा, गंभीर रूप से घायल। लेकिन जैसे ही डार्क नारुतो ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई, जमीन पर पड़ा नारुतो सफेद धुएं में बदल गया। उसी समय एक नारंगी आकृति जमीन के नीचे से निकली और एक मुक्के से 9 टेल्स के सिर पर वार कर दिया। दरअसल जब पहला टेल्ड बीस्ट बम फटा था, तब नारुतो ने धुएं का इस्तेमाल असली शरीर छिपाने के लिए किया और सिर्फ शैडो क्लोन छोड़ दिया। एक परफेक्ट जिंचुरिकी होने के नाते नारुतो को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसकी 9 टेल्स फॉर्म का कमजोर बिंदु
बिंदु सिर के अंदर असली शरीर है। घबराए डार्क नारुतो ने एक रेजिन शुरिकेन बनाया और नारुतो पर फेंक दिया। नारुतो ने तुरंत शिनरा टेंसी से उसे परे धकेल दिया। फिर उसने हाथ उठाया और बांशो तेनेन से डार्क नारुतो को हवा से खींच लिया, लेकिन उसका विरोधी शांत रहा और पास से पलटवार के लिए एक विशाल रेजिंगन बना लिया। नारुतो ने दूसरा हाथ उठाकर कई परतों वाले बैरियर लगाए। अंततः रेजिंगन सोख लिया गया। नारुतो ने उसके गले को पकड़ा और प्रेटा पात से उसका चक्रा खींच लिया। जैसे जैसे उनका चक्रा गहराई से जुड़ता गया, नारुतो की सच्ची भावनाएं लगातार डार्क नारुतो तक पहुंचती गईं। नारुतो के पुनर्जन्म से गुजरे दर्द और अंदरूनी संघर्ष को देखकर डार्क नारुतो को एहसास हुआ कि नारुतो कभी सचमुच नहीं बदला, बल्कि भविष्य के दुश्मनों ने उसे ऐसा बनने को मजबूर किया। तो यही है बड़े होने की कीमत। आंसू धुंधला गए डार्क नारुतो की आंखों को, उसका दिल डगमगा गया। यह देख नारुतो ने उसका गला छोड़ दिया और उसे गले लगाया। इस दुनिया में हमेशा बेबस करने वाली चीजें होंगी। बढ़ना हमेशा दर्द के साथ आता है, लेकिन जब तुम यह कदम उठाते हो तो सचमुच बड़े हो जाते हो। आंसू डार्क नारुतो की आंखों से बहे और उसकी आंखें फिर से नीली चमक में लौट आईं। उसने आखिरकार अपनी नफरत छोड़ दी और अपने भविष्य के रूप पर भरोसा किया। लेकिन एक शरीर में दो आत्माएं हमेशा के लिए नहीं रह सकती थीं, इसलिए डार्क नारुतो ने जाने का चुनाव किया। उसका आखिरी निवेदन यह था कि चाहे सस्के कुछ भी बन जाए, नारुतो को उसे सही रास्ते पर वापस लाना होगा। बेशक नारुतो ने गंभीरता से वादा किया, क्योंकि वह हमारा सबसे अहम दोस्त है और साथ ही हमारे घर और कुरामा की रक्षा करना है। उस भविष्य को दोबारा मत होने देना। नारुतो ने फिर से दृढ़ता से सिर हिलाया, और सबसे अहम उसकी रक्षा करना। डार्क नारुतो चमकते कणों में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। नारुतो की आंख के कोने से एक आंसू बह गया, अपने कभी शुद्ध रूप को अलविदा कहने के आंसू। लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और भी बड़े अनजाने चुनौतियां आगे उसका इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 15 मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold